हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ऑल एमसीक्यू विल बी पीवाईक्यू दिस वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, बी में परावर्तन कोण बराबर होगा अपवर्तन कोण के, सी में आपतन कोण बराबर होगा विचलन कोण के, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए में ध्वनि तरंग, बी में विद्युत चुंबकीय तरंग, सी में पराबैंगनी तरंग, डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में है अनंत, बी में 0, सी में 100 सेमी, डी में 50 सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ऑप्शन ए में है ध्रुव पर, बी में है अनंत पर, सी में है वक्ता केंद्र पर, डी में है फोकस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्ता केंद्र पर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ऑप्शन ए में समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल, डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? अवतल। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, बी में है वास्तविक और सीधा, सी में है आभासी और सीधा, डी में है आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा।
दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए में है मुख्य फोकस, बी में वक्रता त्रिज्या, सी में प्रधान अक्ष, डी में गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ऑप्शन ए में है केवल अवतल, बी में केवल उत्तल, सी में केवल समतल, डी में या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में है धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, डी में होता है शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक।